Hello everyone. Good morning to you all. A very warm welcome W का। आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एसएससी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारे ही आपके एग्ज़ाम लाइंड अप है। इसी हिसाब से टॉपिक को जो कि आपके आने वाले दिनों को जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। आज आपका टॉपिक इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। इससे पहले हम लोग एक बात करेंगे जो कि इकोनॉमी से आपका टॉपिक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो भी बातें आपका हो स्टार्ट इन वार्म वेलकम आई एम समृद्धि बागची। इकोनॉमी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट एवरीवन। जैसा आपके सामने दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है काफ़ी एक टॉपिक। आपको क्या आइडिया है इन्फ्लेशन या फिर महंगाई की बोले ये किस लिए ज़रूरी है? तो देखो, इन्फ्लेशन जो है ये आपका पूरा जुड़ा हुआ है किसी के साथ। अब मनी हमारे इकोनॉमी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मतलब इंडिविजुअल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में हमारे इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी मतलब अगर हम बात करें इकोनॉमी जो है पूरा बेस किस पे करता है? मनी सप्लाई अगर अच्छी सही से रहे बैलेंस में रहे तब इकोनॉमी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मनी जो होते काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है, तो खरीदने के लिए ऐसे ही इकोनॉमी के आपका बैलेंस की तब मनी सप्लाई की अगर बैलेंस सही से बना रहे तो हमें इन्फ्लेशन देखने को क्या हो जाए। तो इन्फ्लेशन मतलब आपका प्राइस राइज। ठीक है, अब प्राइस राइज क्या होता है? तो प्राइस राइज देखो, हम हमेशा सुनते हैं ना कि चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। क्या सुनते हैं? मम्मी पापा से सुनते हैं, बड़े से सुनते हैं कि हमारे टाइम पे तो ये नहीं था, हमारे टाइम पे तो ये था, ये इतने रुपए में मिलता था। जैसे कि अभी गोल्ड का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम सब सुन चुके हैं कि पहले तो गोल्ड इतने में मिलता था, अब इतने में मिल रहा है, राइट? इसी चीज़ को हम लोग एक इकोनॉमी के टर्म में अगर समझे तो हम लोग इसको इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशन एक सिंपल टर्म में तो प्राइस राइज आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसका और बारीकी से समझेंगे तो इसमें कुछ और भी एस्पेक्ट है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इस पे आपको दो कीवर्ड पकड़ के चलना है। एक तो हो गया प्राइस राइज। प्राइस राइज भी कैसा? जैसे कि मान लो कभी सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि प्राइस जो है कभी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कभी जो है बहुत कम हो गया है, कई बार बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कभी ऐसा होता है। तो ऐसे चीज़ों को इन्फ्लेशन में नहीं काउंट किया जाता क्योंकि ये प्राइस क्या हो रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अब फिर कब इन्फ्लेशन होगा? इन्फ्लेशन तब माना जाएगा जब क्या होगा, जब एक कंटिन्यूअस राइज होगा। किस चीज़ पे? इन प्राइस लेवल पे। मतलब प्राइस लेवल जो है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और ये कंटिन्यूअस सस्टेन राइज हो रहा है। अब ये तो समझ में आ गया कि सस्टेन राइज होना। सस्टेन राइज मतलब अगर ग्राफ में इसको पुट करे तो ग्राफ में इसका क्या हो जाता है, ये जो वैल्यू है ये कुछ ऐसे जाएगा।
मतलब जैसे ये वाला साल अगर मान लेते हैं कि ये आपका 2010 वाला साल है, तो 2010 से लेके आपका ये मान लो आपका 2025, तो ये 2025 तक पूरा ये प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ जाता है, तब जाके ये क्या कहते हैं, तब जाके, ठीक है? तो इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब ये बन गया कि जनरल प्राइस प्राइस लेवल कंटिन्यूअस, ठीक है? हो गया। अब इसके साथ-साथ जैसे आपको राइज़ दिख रहा है, वैसे ही आपको एक चीज़ पे डिक्रीज़ भी दिखेगा। कैसे डिक्रीज़ दिखेगा? कैसे चीज़ों पे डिक्रीज़ है? तो डिक्रीज़ इन परचेज़िंग पावर ऑफ मनी, डिक्रीज़ इन परचेज़िंग पावर ऑफ मनी। ये क्या चीज़ है? डिक्रीज़ इन परचेज़िंग पावर ऑफ मनी। तो देखो, डिक्रीज़ इन परचेज़िंग पावर ऑफ मनी को अगर सिंप्लीफाई करके समझेंगे, तब सिर्फ़ ऐसा है, कुछ साल पहले जब हम लोग पानी पूरी खरीदने जाते थे, तो पानी पूरी हमको कितने में मिलता था? 10 रुपए में मिल जाता था, राइट? अब 10 रुपए में पानी पूरी तब कितना मिलता था? 8 से 10 मिल जाता था, है ना? कौन से साल की बात कर रहे हैं ये? मान लो 2012 की बात कर रहे हैं। 8 से 10 पानी पूरी 10 रुपए में मिल जाता था। अगर अब आप लोग जाओ, कौन से साल हो रहा है? 2025 हो रहा है। 2025 में अगर आप जाओ और आप वही 10 रुपए लेके जाओ, तो क्या आपको ये सेम क्वांटिटी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे मिल सकता है? अभी जो है मुश्किल से शायद 4 मिल जाए। तो हो क्या रहा है? 10 रुपए तो तब भी आपके पास था, 10 रुपए अभी भी आपके पास है। लेकिन 10 रुपए पहले आपके लिए 8 से 10 चीज़ें खरीद पाते थे। अब वही 10 रुपए आपके लिए 8 चीज़ें खरीद पा रहे हैं। ना? तो समझ में आ रहा है कि डिक्रीज़ इन परचेज़िंग पावर, मनी की जो खरीदने की कैपेसिटी, परचेज़िंग पावर, पावर मतलब क्या होता है? खरीदने की कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता, ठीक है? खरीदने की क्षमता मतलब जैसे हम कंज्यूमर होते हैं, हमारी भी खरीदने की क्षमता होते हैं, वैसे ही पैसों की भी तो खरीदने की क्षमता है, पैसे से ही तो चीज़ें खरीदते हैं, तो पैसों की खरीदने की क्षमता घट गया, डिक्रीज़ हो गया। मतलब पहले जितना पैसा 10 रुपए आपके लिए 8 से 10 चीज़ें ला पा रहे थे, अब वही 10 रुपए आपके लिए 4 है, हो गया। तो आई होप अब तक आपको इन्फ्लेशन का बेसिक आइडिया तो आ गया हो कि इन्फ्लेशन एक्चुअली होता है। और क्योंकि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम जो है वो एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल का आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और फॉर्म चल रहा है, जो कि आपका 18 जून है। सीएमटीएस का भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? और आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो अगस्त में लाइंड अप है। एक बार पहले हम लोग क्विकली कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि कितना आपका ये टॉपिक इम्पोर्टेंस रखता है एक्चुअल किड्स को। ये हमारा एजेंडा है आज का कि इंट्रोडक्शन टू इन्फ्लेशन, जैसे कि आपके सामने मैंने पहले ही रखा, इन्फ्लेशन क्या है और इंट्रोडक्शन टू डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी को कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी कॉल्ड। ये आपके एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर 2019 में आ रहा, तब आया हुआ था, ठीक है? अब तो बात है, समझ में आ रहा है, इम्पोर्टेंस तो है ये टॉपिक का, इसीलिए आपके सामने आज लाए हैं ये टॉपिक। ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी का फोर पार्ट जो बनते हैं, फोर पार्ट ही आपका होता है बैलेंसिंग सप्लाई, यही इकोनॉमी को चलाने का काम करता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर जो है हम लोग बाद में करेंगे। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स शुड, अब ये पूछा जा रहा है कि जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है तब टैक्स रेट कैसे चल रहा, टैक्स रेट को बढ़ाने की जरूरत है, घटाने की जरूरत है, क्या करने की है? ये क्वेश्चन 2010 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग इन्फ्लेशन व्हाट विल द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री का क्या रोल है?
करने में या मनी सप्लाई को मैनेज करने में इनका क्या रोल है, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हो आप एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आपको दिख गया 2010 से लेके हम लोगों ने अब तक 3 साल का हमारे पास एग्जाम का क्वेश्चन रहा, 2010 का, 2019 का, 2000, तो ये 3 सालों में ही आप देख रहे हो, मतलब 10 साल का अगर टाइम स्पेन ले ले, सारे ही साल में लगभग आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डैश रेट measures rising prices in everything except food and energy, जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2020 टायर 1 का क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम आपका हुआ था कब, कोविड के चलते एग्जाम हो गया था 16 अगस्त 2021 को आपका एग्जाम, क्या शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जल्दी से आसानी से आपसे बन जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है, ठीक है। और समझने की क्या ज़रूरी है, ये तो हमारा डेली लाइफ का पार्ट है। डेली लाइफ में भी आप लोग देखते ही हो, सारे लोग, हम लोग जो है एक्सपीरियंस करते ही है, प्राइस राइज, चीज़ों का दाम बढ़ गया, तो ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि आपका है व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन में हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सस्टेन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। सस्टेन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल कपल्ड विथ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जैसा मैंने आपको ये समझाया कि जो आपका ये स्लाइड गया, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, दो टर्म मैंने पहले ही आपको समझाया, वन इज कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस लेवल, अनदर वन इज डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बस उसी को एक लाइन में दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है, ये आपका सस्टेन्ड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल कपल्ड विद अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो हो गया, हमें इन्फ्लेशन का मतलब समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप सबको दिख चुके हैं कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को टैकल करते हैं, इन्फ्लेशन होता है तो टैक्स रेट का इससे क्या कनेक्शन, थोड़ा और डेप्थ में इसका अगर जाए तो नेक्स्ट देखो आपके सामने है, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज द रूट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज द रूट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब क्या है, मतलब मनी सप्लाई जो है कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करके ही हमारा इन्फ्लेशन, मतलब हमारे कंट्री में, कोई भी कंट्री में इन्फ्लेशन तब होता है जब मनी सप्लाई पे कुछ इफेक्ट होता है। अब मनी सप्लाई पे इफेक्ट मतलब क्या, मनी सप्लाई बढ़ सकता है, मनी सप्लाई घट, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि जब मनी सप्लाई बढ़ जाए तब क्या होता है। तो लेट्स सपोज कि मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। अब मनी सप्लाई इंक्रीज होने का, जो मैं मनी सप्लाई बोल रही हूँ, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है। मनी इन सर्कुलेशन, मनी इन सर्कुलेशन मतलब मनी जो है ये इकोनॉमी में कितना घूम, कितना पैसा इकोनॉमी में इस वक्त है, बस इसी को बोला जाता है मनी सप्लाई, राइट। मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ, इस वक्त इकोनॉमी में कितना पैसा घूम। अब पैसा किसके पास होता है, पब्लिक के पास हो गया, गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट के पास यानी जैसे कि बैंक के पास, पोस्ट के पास होता है। तो ये सबको मिला के यानी पब्लिक, गवर्नमेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सबको मिला के इकोनॉमी में, बस इसी को मनी सप्लाई बोला जाता है। अब होता क्या है देखो, जब मनी सप्लाई में हम बात कर रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने का क्या मतलब है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया है, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा घूम रहे हैं, right? अब इकोनॉमी में पैसा अगर ज्यादा घूम रहे तो हमारा इस पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा, डिमांड पे। हमारा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, डिमांड पे। कैसे होगा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा घूम रहा है मतलब पब्लिक के पास, बैंक के पास, सबके पास ज्यादा पैसा है। पैसा ज्यादा होते हैं हम क्या करते हैं, का डिमांड कर लेते हैं, राइट। तो चीजों का डिमांड भी बढ़ जाता है, मनी सप्लाई से चीजों का डिमांड बढ़ गया, ठीक है।
अब मनी सप्लाई से चीज़ों का डिमांड जैसे ही बढ़ता है, तो साथ में आपका क्या होता है, डिमांड के साथ एक और चीज़ भी तो ज़रूरी है। वो क्या होते हैं? सप्लाई ज़रूरी होते हैं। डिमांड के साथ सप्लाई क्या इक्वल मैनर में बढ़ सकता है? मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि डिमांड भी बढ़ जाए, साथ ही साथ सप्लाई भी बढ़ जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे मान लो आप डिमांड कर रहे हो, अचानक से मार्केट में डिमांड आ गया कि अचानक से मान लो मार्केट में आपका डिमांड है 1 लाख फ़ोन का। कौन से फ़ोन का? आईफ़ोन का। अब आईफ़ोन वाले कंपनी जो है, क्या नाम है? एप्पल नाम है। अब एप्पल जो है, ये कंपनी क्या करता है, ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इनके पास ऑप्शन क्या है, ये अपना जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, से ये 50,000 ही फ़ोन प्रोडक्शन करते हैं। अब ये 50,000 फ़ोन प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिमांड तो 1 लाख का है। तो क्या अचानक से ये 1 लाख फ़ोन सप्लाई कर सकता है मार्केट में? कैसे करेगा? बनाने के लिए आपको एटलीस्ट ये तो चाहिए, लेबर तो चाहिए, आपका थोड़ा बहुत कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल यानी थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा, मशीनरीज़ वगैरह आएगा, पार्ट्स आएगा, सब कुछ लाना पड़ेगा। ज़्यादा बनाने के लिए ये सब भी चाहिए होगा। तो लेबर, आपका कैपिटल, लैंड, ये सब कुछ चाहिए होता है अगर हमें सप्लाई बढ़ाना होता है। मतलब जितना जल्दी कंज्यूमर का डिमांड बढ़ जाता है, उतना जल्दी सप्लाई धीरे धीरे ही इंक्रीज हो सकता है, सप्लाई इमीडिएटली नहीं है। ऐसे हालात में, यानी डिमांड और सप्लाई की ये जो मिसमैच हुआ, ऐसे हालात में रिजल्ट किस पे आएगा, इफेक्ट किस पे आएगा? इफेक्ट आएगा सीधा सीधा प्राइस पे। प्राइस पे कैसे इफेक्ट आएगा? प्राइस को बढ़ा दिया जाए, मतलब प्राइस हो जाएगा आपका किस वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड, इधर डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हुआ, इधर हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा सिनारियो आप लोगों ने देखा, ये पूरा सिनारियो एक्चुअली इसमें कौन है, विलेन कौन है इसमें? अगर विलेन की बात करें तो विलेन कौन है इसमें? विलेन क्या हो गया, सप्लाई हो गया। विलेन तो एक्चुअली नहीं है, लेकिन मनी सप्लाई के वजह से क्योंकि प्राइस राइज फेस करना पड़ रहा है, तो इसको विलेन के नाम से बोल रहे हैं। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ जाता है, मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई के साथ साथ रिजल्ट कहाँ पे दिखा, डिमांड पे दिखा। डिमांड और सप्लाई जो है, ये क्या नहीं हो पाया, ये आपका इक्वल नहीं हो पाया। मतलब डिमांड और सप्लाई का इनइक्वालिटी क्रिएट हो गया, और इसके वजह से आपका क्या हो गया, प्राइस, चीजों का दाम बढ़। ठीक है, अब इस चीज को अच्छे से पढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज द रूट ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप मीनिंग अभी क्लियर है कि क्यों इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज द रूट ऑफ इन्फ्लेशन बोला जा रहा है। मैंने आपको समझाया है, मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई से रिलेट करके डिमांड बढ़ गया, डिमांड से रिलेट करके इमीडिएट सप्लाई नहीं बढ़ सकता, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच क्रिएट हो गया। तो ठीक है, कंट्रीज मनी सप्लाई बहुत रीजन से बढ़ता है, और इसको देखने का जिम्मेदारी जो है मॉनिटरी अथॉरिटीज का होता है। मॉनिटरी अथॉरिटीज यानी इस पे आपका आरबीआई भी आएगा, आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इस पे हमारे गवर्नमेंट की ये देखने के लिए। अदर कॉजेज में, अदर कॉजेज को एक बार देखते हैं कि सिर्फ यही कॉज है क्या, नहीं, सिर्फ ये कॉज नहीं है, और भी कारण है। क्या कारण है? अदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड सप्लाई शॉर्टेजेस। सप्लाई शॉर्टेजेस मतलब क्या? जैसे मान लो आप एक कैफे ओनर हो, तो कैफे ओनर होते हुए आपके पास सप्लाई जो है वो शॉर्टेज है, मतलब सप्लाई आ नहीं रहा है उतना अच्छे से। सप्लाई मतलब कौन सा सप्लाई? जैसे कि शॉर्टेजेस ऑफ की गुड्स, जो कि आपको कैफे में मान लो कॉफी बनाने के लिए चाहिए, पाउडर चाहिए, अब कॉफी पाउडर का सप्लाई आ नहीं रहा। ठीक है, इधर डिमांड तो आ रहा है, लोग बैठे हैं, तो उस वक्त आप क्या करोगे, कॉफी का प्राइस जो, कॉफी का प्राइस बढ़ा दोगे। तो रीजन क्या बना इस चीज का, विच कैन पुश प्राइसेस टू राइज, मतलब क्या हुआ, रीजन क्या बना, सप्लाई शॉर्टेज, ये इसका रीजन हो गया। एक रीजन तो हमने और देख ही लिया, मिसमैच बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
तो हमने डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच देखा, बस ये वही बात किए जा रहा है, मिसमैच एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। 3 रीज़न हमारे पास हुए, वन इज़ मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हो जाना, अनदर वन इज़ सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो जाना, अनदर वन इज़ डिमांड और सप्लाई का मिसमैच। आगे चलते हैं। अब इफ़ेक्ट को देखते हैं। इफ़ेक्ट क्या है? हमारे ये जो हम झेल रहे हैं, ये जो हम फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट क्या हुआ? तो इफ़ेक्ट में आपको कुछ इफ़ेक्ट दिख रहा है। रिड्यूसेस परचेज़िंग पावर। परचेज़िंग पावर में रिडक्शन होना, कम हो जाना। क्यों कम होता है? कैसे कम होता है? आप खुद सोचो कि परचेज़िंग पावर जो होता है, परचेज़िंग पावर मतलब मैंने आपको सिखाया है अभी। परचेज़िंग पावर मतलब खरीदने की कैपेसिटी। अब खरीदने की कैपेसिटी जो है, ये खरीदना की कैपेसिटी कम हो गया, यही बात किया जा रहा है ना यहाँ पे, रिड्यूसेस परचेज़िंग पावर। तो कैसे नहीं होगा? अगर चीज़ों का दाम बढ़ गया, तो आप चीज़ें कम खरीदने लगोगे कि नहीं? है ना? जैसे ही हमें पता चलता है कि प्राइस जो है किसी चीज़ का बढ़ गया है, तो वैसे ही कंज़्यूमर का डिमांड क्या हो जाता है? घट जाता है, राइट? तो उससे क्या हो जाता है? परचेज़िंग पावर घट क्यों गया? क्योंकि परचेज़िंग पावर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। पहले जो चीज़ आपको ₹100 में मिल रहा था, अब वही चीज़ आपको अगर ₹200 में दिया जा रहा, क्या सेम परचेज़िंग पावर होगा? नहीं है। ₹100 में ज़्यादा चीज़ें, मतलब ₹100 में ये हो रहे थे कि ₹100 के टाइम पे जब ये चीज़ का दाम ₹100 था, उस वक़्त हम मान लो 3 ही चीज़ें खरीद पा रहे थे। 3 खरीद रहे थे, ₹300 टोटल। अब जैसे ही मुझे जाके मार्केट में पता चला कि कोई एक चीज़ है जिसका दाम बढ़ के ₹200 हो गया है, तो तब मैं क्या करूँगी? तब मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ें खरीदूँगी। मेरा परचेज़िंग पावर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है? लोअर सेविंग्स, ऑफ कोर्स सेविंग्स तो लोअर हो ही रहे हैं। खर्चा अगर ज़्यादा हो रहा है, दाम बढ़ रहा है मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। बस सेविंग्स लोअर हो रहे हैं, ठीक है? इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब हमारे जीने की जो कॉस्ट है, मतलब डेली लाइफ में हम अभी हमारे कॉस्ट लगते हैं, भी इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि आपके अगर पैसा बचते हैं, कौन-सा पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? सेविंग्स। जितना हमारा सेविंग्स होता है, वही सेविंग्स वाला पैसा ही हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? कुछ ना कुछ जगह पे इन्वेस्ट। अब सेविंग्स होने के लिए पहले तो पैसा बचना पड़ेगा ना, तो पैसा अगर खर्च ज़्यादा हो रहा हो, लोअर सेविंग्स पहले ही आपको दिख रहा है यहाँ पे लोअर सेविंग्स, तो सेविंग्स अगर लोअर हो गया है, तब इन्वेस्टमेंट भी कहाँ से करेंगे? बचेगा ही नहीं पैसा, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ, है ना? इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस करता है। इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या होता है? ठीक है, इफेक्ट में क्या दिखता है? इफेक्ट में इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज देखने को मिलता है। इंटरेस्ट रेट मतलब जैसे आपका हो गया कि होम लोन वगैरह, ठीक है, तो इसके रेट में आपको क्या दिख जाएगा? इसके रेट में आपको इंक्रीज दिख जाएगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाएगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का क्या मतलब हुआ? जैसे कि जैसे आपका गरीब जो है, वो थोड़ा-सा और इनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो गिर जाएगा, है ना? और जो अमीर है, के पास ऑलरेडी पैसा है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग पे उतना इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इफ़ेक्ट इन्फ्लेशन की वजह से किसका दिखता है? किस पे आते हैं इफ़ेक्ट? यानी फूड पे आते हैं, ठीक है? इफ़ेक्ट्स ऑन ग्रोथ एंड अनसर्टेनिटी, ऑल दोज़ आर इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये चले, ये एक आपके सामने डायग्राम है। इसको अगर आप देखो ध्यान से, तो ये बात किया जा रहा है यहाँ पे, हाउ इन्फ्लेशन है चेंज प्राइस ऑफ अ कप कॉफी ओवर टाइम। जो कि हमने अभी इन्फ्लेशन को किस समझा? पानी पूरी के एग्जाम्पल से समझा। बस वही एक कॉफी कप के एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। कॉफी कप के एग्जाम्पल से देखो अच्छे से, कैसे ही इसको आप रिलेट करोगे। जब ये 1970 वाला पार्ट था, तब इसमें कॉफ़ी $0.25, है ना? $0.25 पे आपको मिल रहा था, ठीक है? और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 2024 वाला साल है। इस साल में देखो डॉलर कितना जा रहा है? डॉलर 3.08। मतलब पहले यही कप ऑफ कॉफ़ी के लिए आप सिर्फ इतना डॉलर खर्च कर रहे थे। कितना डॉलर? $0.25 खर्च कर रहे थे। अब आप कितना डॉलर खर्च कर रहे हो?
$3.08 खर्च, ठीक है? मतलब अगर आपका डॉलर ज़्यादा खर्च हो रहा है, अगर आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्या आपका सेविंग्स बचेगा? सेविंग्स कम हो जाएगा ना। सेविंग्स कम होगा तो अभी हमने देखा इफ़ेक्ट में इन्वेस्ट भी कम हो जाए। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक आपका टाइप है कॉस्ट पुल, एक और टाइप हमारे है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ये मतलब होता है कि सिंपल अब जो हमने सब डिमांड और सप्लाई इन दोनों का मिसमैच है। थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में समझे तो जैसे आपके सामने है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक हमने अभी बात की कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, एक आपके सामने है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं पहले। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब जो अभी हमने देखा कैसे डिमांड और सप्लाई का मिसमैच। एक एग्जांपल से देखते हैं मूवी हॉल का। तो मूवी हॉल का अगर एक एग्जांपल से हम लोग देखें, देखो जब हम लोग कभी आप गए हो, जैसे आपका वीकेंड आता है, वीकेंड में हम सब मूवी देखने जाते हैं, राइट? और वैसे तो वीक डे में भी हमारा मूवी चलता ही है ना? वीकेंड और वीकडे दोनों पे ही मूवी चलता है। वीकेंड पे जो मूवी का टिकट प्राइस होता है वो आपका कितना होता है? वीकेंड के पे टिकट प्राइस कितना होता है? तो टिकट प्राइस, चलो पहले वीकडे का देख लेते हैं। वीकडे के जो टिकट प्राइस है, कभी नोटिस किए हो कि मान लो 180 वाला जो टिकट प्राइस है वही वीकडे में जाके कुछ 280 के पास बन जाता है, 100 रुपीज का इंक्रीज। क्यों? रीजन क्या हुआ इस चीज का? है तो सेम ही, मूवी तो सेम ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वीकडे में 180 है, वीकेंड में वही प्राइस 280 बन गया। कैसे हो रहा है? क्योंकि वीकडे होता है, वीकडे मतलब मंडे से लेके थर्सडे तक का टाइम, और वीकेंड मतलब फ्राइडे से संडे तक का टाइम, ठीक है? अब वीकडे और वीकेंड में फ़र्क क्या है? वीकडे में लोग काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, थक के आते हैं, मूवी देखने जाने का मन किसी का उतना नहीं होता जितना कि वीकेंड में। वीकेंड सैटरडे, संडे ही होता है, बहुत लोगों का रिलैक्स मोड में होते हैं। तो उस वक़्त क्या होता है? मूवी देखने जाते हैं। मतलब मूवी देखने जाने से हो क्या रहा है? इस दिन पे वीकेंड पे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है ना, डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है। डिमांड अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि सप्लाई भी इमीडिएटली बढ़ाया जाए? मैंने आपको पहले ही समझाया सप्लाई इमीडिएटली नहीं बढ़ाया जा सकता। कैसे सप्लाई बढ़ाया जाएगा? ऐसे थोड़ी ना होगा कि हमने बेंच बिठा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ सेटी सीट है ना, उतना ही सीट है, उतना ही सीटिंग कैपेसिटी है, जितना सीटिंग कैपेसिटी है उतना का ही टिकट बिकेगा। तो ऐसे में आपका डिमांड और सप्लाई जो है इसमें एक मिस, और जिसके वजह से आपका कैसा इन्फ्लेशन आ जाता है? डिमांड, ठीक है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होते हैं ये क्या होता है? सो कॉस्ट पुश आपका ये कहलाता है कि increase in the cost of रॉ मटेरियल। मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब क्या हुआ इस चीज का? कॉस्ट पुश। देखो जैसे मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल दिया, कॉफी शॉप का एग्जांपल दिया मैंने आपको। कॉफी शॉप वाले जो एग्जांपल है इसमें कॉफी बनाने के लिए मैंने कॉफी पाउडर, शुगर का मान लो एग्जांपल लिया। अब शुगर का मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ गया हो, ठीक है? शुगर का क्या हो गया? शुगर के प्राइस में इंक्रीज हो गया। तो अगर शुगर के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा?
फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट यानी में दिखेगा कप ऑफ कॉफी में। तो फाइनल आपको कप ऑफ कॉफी मिलेगा। अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया, फाइनल कप ऑफ कॉफी का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना, है ना। तो ये चीजों को बोला जाता है कॉस्ट पुश। मतलब इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो आपका प्राइस बढ़ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यानी बिल्ट इन इन्फ्लेशन पे। बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो होता है ये क्या चीज होता है? तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन आपका ऐसा इन्फ्लेशन है जो कि किस पे बेस करता है? एक्सपेक्टेशन पे बेस करता है। एक्सपेक्टेशन यानी जैसे कि हम आने वाले दिनों में, फ्यूचर में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि चीज़ों का दाम और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, बोला जाता है कि वेज भी बढ़ाना पड़ेगा फिर, है ना। तो फैक्ट्रीज है उसमें वेज बढ़ाना पड़ेगा, वर्कर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो वो भी कैसे चलाएंगे, अपना ज़िंदगी कैसे गुजारा करेंगे, राइट। तो वेज बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे ही वर्कर का वेज बढ़ गया, तो फिर से क्या हो रहा है, वेज बढ़ाने से वर्कर के पास क्या ज़्यादा आ रहा है, बोलो। वर्कर के पास क्या ज़्यादा आ रहा है? मनी सप्लाई ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो मैंने पहले ही बताया डिमांड भी हमारा ज़्यादा होगा। तो डिमांड जैसे ही ज़्यादा होगा, फिर से वही बात, डिमांड और सप्लाई का मैच क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है चीज़ें? मतलब क्या हो रहा है कि बिल्ट इन इन्फ्लेशन डिपेंड करता है आपका एक्सपेक्टेशन पे। एक्सपेक्टेशन कि आने वाले दिनों में प्राइस जो है और बढ़ जाएगा। प्राइस और बढ़ेगा, उसके वजह से हमारे वेज भी बढ़ाना पड़ेगा। वेज बढ़ाना पड़ेगा तो हमारे मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच। ठीक है? अब ये आपके सामने इसका डेफिनेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से तो इन्फ्लेशन जनरेट हो जाए, उसको बोला जाता है डिमांड। ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन यही होता है, देख ही रहे हो आप, सारे चीजों में आपका यही चीजें आ रहा है, घूम फिर के घूम के आपके सामने आएगा कि डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। बस इसी चीजों की वजह से ही इन्फ्लेशन आता है। तो द मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होते हैं, मैंने समझाया ही है आपको। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज द डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड। मतलब सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज में जो है डिक्रीज होता है, often रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ जाने के वजह से सप्लाई में फिर भी गिराना होता है। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो होते हैं ये क्या होते हैं? बिल्ट इन इन्फ्लेशन रिलेटेड टू एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, जो मैंने आपको समझाया अभी कि एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन अबाउट एक्सपेक्टेशन, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेशंस और द आइडिया दैट पीपल एक्सपेक्ट करंट इन्फ्लेशन रेट्स टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। यही इन्फ्लेशन पहले और बढ़ता जाएगा ऐसा, ठीक है। एज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस, पीपल में एक्सपेक्ट अ कंटिन्यूअस राइज इन द फ्यूचर एट अ सिमिलर रेट एंड देयरफॉर डिमांड। बात आगे चलो। टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन में आपका एक आता है, इन्फ्लेशन तो अभी तक है काफी अच्छे से। नेक्स्ट टर्म आपके सामने जो है दैट विल बी डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन जो होते हैं ये टर्म है बिल्कुल इन्फ्लेशन का उल्टा। उल्टा मतलब, उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा मतलब डिफ्लेशन द ऑपोजिट फेनोमेना ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज। मतलब जैसे इन्फ्लेशन में हमने देखा कि चीजों का दाम बढ़ रहा है, वैसे ही डिफ्लेशन में क्या होता है, चीजों। आगे चलो। अब नेक्स्ट टर्म आपके सामने है हाइपर इन्फ्लेशन। व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन रेट्स लीडिंग टू रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल प्राइस। मतलब अगर हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन इज जस्ट अबाउट अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड प्राइस राइज। मतलब प्राइस इतना तेजी से बढ़ जाना कि उसको हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब प्राइस एकदम जल्दी जल्दी क्विकली प्राइस इंक्रीज हो जाना, कोई भी चीज का प्राइस बहुत जल्दी अगर इंक्रीज हो, देन इट विल बी हाइपर। टैगफ्लेशन,
ये क्या चीज़ है? स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होते हैं? स्टैगफ्लेशन में आपका 2 वर्ड मिक्स होता है। स्टैगफ्लेशन इज़ अबाउट क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में आपका स्टैगफ्लेशन में 2 वर्ड, वन इज़ स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि स्टैग्नेशन हुआ, स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ स्टैग्नेंट हो जाना। स्टैग्नेंट मतलब क्या हो जाना? कांस्टेंट हो जाना, रुक जाना एक जगह पे, ठीक है? तो कांस्टेंट हो जाना। अब कौन से क्या चीज़ की कांस्टेंट होने की बात हो रहा है? ग्रोथ का। तो ग्रोथ का कांस्टेंट हो जाना मतलब ग्रोथ जो है वो बिल्कुल थम गया है, एक जगह पे कांस्टेंट हो गया, तो आगे बढ़ ही नहीं। लेकिन इन्फ्लेशन यानी राइज इन प्राइस, ग्रोथ नहीं हो रहा है, इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन चीज़ों का दाम बढ़ जा रहा है, ठीक है? मतलब क्या हो रहा है? सप्लाई तो नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी का दाम बढ़ रहा है। देन इट विल बी नोन एज स्टैगफ्लेशन, राइट? वही बात है, स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब वेयर द प्राइस लेवल राइजेस while the economy is in a state of stagnation or recession। मतलब इस वक्त इकोनॉमी जो होते हैं वो रिसेशन या फिर स्टैग्नेशन या स्टैग्नेशन मतलब स्टैग्नेशन कंस्टेंट हो जाना, रिसेशन मतलब इकोनॉमी की तरफ है। अब दो इंडेक्स है हमारे सामने, वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड अनदर वन इज डब्ल्यूपीआई दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है? दोनों को समझते हैं कि ये दोनों होता क्या है। It assesses price fluctuations from the perspective of a retail buyer। अब रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से, रिटेल बायर मतलब जैसे हम कंज्यूमर्स हो गए, तो रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझोगे, देन ये क्या होता है, किससे हम इन्फ्लेशन किससे मेजर करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सी। तो अगर कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम पे ही क्या आ रहा है? कंज्यूमर आ रहा है ना, तो कंज्यूमर किन के लिए है? रिटेल के लिए, रिटेल कस्टमर, रिटेल कंज्यूमर। क्या पब्लिश कौन करता है? इनेसो पब्लिश करता है, ठीक है? अब इट मेजर्स प्राइस चेंजेस इन गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट बाय द इंडियन कंज्यूमर। तो इंडियन कंज्यूमर्स जो होते हैं, इनका प्राइस जो भी चेंजेस होते हैं इसका हिसाब लगाया जाता है। इंडियन कंज्यूमर्स मतलब हम लोग होते हैं, हम लोगों को कितना प्राइस चेंज फेस करना पड़ रहा है, इसका इंडिकेशन कौन देता है? यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे देता है, इंक्लूडिंग फूड, मेडिकल केयर, एडुकेशन एंड मोर। मतलब सारी ही चीज़ों में कितना हमको प्राइस फेस करना पड़ता है, इन्फ्लेशन रहा है, इसका ओवरऑल एक आइडिया, एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है सीपीआई से। अब सीपीआई से हट के थोड़ा डब्ल्यूपीआई की बात करें, तो इसमें क्या होते हैं? बल्क, बल्क इन होलसेल बिजनेसेस। मतलब क्या होते हैं? जो होलसेल बिजनेस होते हैं ये भी प्राइस चेंज फेस करते हैं, है ना? तो होलसेल बिजनेस में क्या प्राइस चेंज फेस किए जा रहा है उसका बात किस है? प्राइस इंडेक्स। वो इंडेक्स हमारे पास हुए, वन इज सीपीआई, अनदर वन इज। जब सीपीआई की बात करें तो सीपीआई में क्या चीजें दिखाते हैं? सीपीआई में सिर्फ कंज्यूमर को कितना प्राइस फेस करना है, कितना प्राइस चेंज फेस करना ये दिखाया जाता है। डब्ल्यूपीआई में किसके बारे में बात किया जाता है? डब्ल्यूपीआई इज अबाउट होलसेलर्स को कितना क्या चेंज फेस करना है ये दिखाया, ठीक है? ये पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है? तो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये आपका दिखाते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है? तो बेस ईयर इसमें एक कंसेप्ट है, देखो द बेस ईयर इज 2011-12, ठीक है? यहाँ पे भी आपको एक बेस ईयर का कंसेप्ट दिख रहा है। बेस ईयर फॉर सीपीआई इज 2012। ये क्या चीज है? बेस ईयर क्या चीज है? तो एक बार देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो बेस ईयर, बेस ईयर मतलब आप कभी भी अपना चीजों का जो दाम है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया कि 2010 से लेके अब तक क्या चेंज, ये हमने कैसे, ये हमने डिटेक्ट कैसे किया कि 2010 में क्या प्राइस था, अब क्या प्राइस है, कैसे डिटेक्ट किया हमने बोलो? पहले हमने चेंज जो हुआ ये हमने कैसे मेजर किया? पहले हमने 2010 वाला प्राइस देखा ना,
कि 2010 में जो पानी पूरी था इसका क्या प्राइस था, ये हमने देखा था। अब वापस से हमने और किसको मेजर किया, 2025 वाला प्राइस को मेजर किया। तो 2025 वाला प्राइस जो है ये कौन सा प्राइस है, करंट ईयर वाला। और 2010 वाला प्राइस है, ये कौन सा प्राइस है, यस ईयर, पुराना कुछ एक ईयर, ठीक है। तो जो आपका बेस ईयर का कंसेप्ट है, बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर इज प्रीवियस ईयर टेकन एज, मतलब कोई भी पुराने ईयर को, प्रीवियस ईयर को अगर आप रेफरेंस के तौर पे लेते हो और उससे करंट ईयर का प्राइस को मेजर करते हो, देन इट विल बी एज बेस ईयर, ठीक है। अब बेस ईयर पे क्या बोला गया, द बेस ईयर और सीपीआई इज 2012, 2012 जो है सीपीआई का बेस ईयर। मतलब जब कंज्यूमर को कितना प्राइस फेस करना पड़ता है, कितना प्राइस चेंज फेस करना पड़ता है, ये हम समझते हैं, तब हम कौन से प्राइस से उसको कंपेयर करते हैं, 2012 वाला प्राइस से कंपेयर करते हैं। पहले 2012 का प्राइस उठा लेते हैं और फिर 2025 का प्राइस उठा लेते हैं कि 2012 में कंज्यूमर को एक चीज के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा था, अब कंज्यूमर को कितना पैसा देना पड़ रहा है, यही बात है। तो बेस ईयर हो गया 2012। अच्छा, ये अभी रिवाइज होने वाला है, रिवाइज होके 2024, टू बी प्रिसाइज ये 2022-23 होने वाला है। और इसके लिए एक कमिटी भी बनाया गया, कमिटी का नाम है रमेश चंद कमिटी। तो रमेश चंद कमिटी बनाया गया। तो कमिटी ने क्या डिसाइड किया कि ये जो बेस ईयर है इसको भी रिवाइज किया जाएगा, मतलब ये बेस ईयर को भी चेंज किया जाएगा। मतलब आने वाले टाइम में जो प्राइस को कंपेयर किया जाएगा वो कौन से प्राइस के साथ किया जाएगा, 2022-23 वाला प्राइस के साथ किया जाएगा, 2022-2023 प्राइस के साथ किया जाएगा। तो 2022-2023 वाला प्राइस और जो भी करंट ईयर अपकमिंग ईयर जो भी हो, चाहे 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, ये प्राइस को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, ये वाले बेस ईयर के साथ, ठीक है। अब जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सीपीआई को इन्होंने अडॉप्ट किया है। किस पर्पज से सीपीआई को इन्होंने अडॉप्ट किया है, प्राइमरी मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब हमारे इकोनॉमी में, क्योंकि हमारे पास दो इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट है ना, इंडेक्स हमारे पास दो है, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अनदर वन डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस। अब आरबीआई किसको लेते हैं, आरबीआई किसको कंसीडर करते हैं, आरबीआई सीपीआई को कंसीडर करते हैं। आरबीआई के हिसाब से सीपीआई विल बी द परफेक्ट मेजर, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आरबीआई मान्यता देते हैं कि से ही इन्फ्लेशन जाए। कंपेरेटिव एनालिसिस में अगर बात करें सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, तो क्या कंपेयर हुआ, ये तो हम लोग अब तक समझ ही गए हैं। की डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यूपीआई मेजर्स इन्फ्लेशन एट द प्रोडक्शन लेवल, मतलब डब्ल्यूपीआई करते हैं प्रोडक्शन लेवल पे मेजरमेंट, कि प्रोड्यूसर का कितना प्राइस फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, जो सप्लायर्स है इनका कितना प्राइस फेस। वाइल सीपीआई जो है ये क्या दिखाते हैं, ये आपका कंज्यूमर लेवल पे प्राइस चेंज है। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कंसिडर चेंजेस इन सर्विस प्राइसेस, डब्ल्यूपीआई सर्विस प्राइसेस को करते हैं। ये जो टूल्स है, दोनों ही टूल्स आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे कंट्री में कितना प्राइसेस का। अब कुछ फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन है जो हमें देखना है, काफी है। इसमें आपका एक फॉर्म आता है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन ये क्या चीज है, तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब क्या हुआ, जो प्रिवेलेंट है, मोस्ट प्रिवेलेंट है, दिख रहा है, बिल्कुल हमने दिख रहा है कि ओपन इन्फ्लेशन दिख रहा है इन्फ्लेशन, राइट। हिडन इन्फ्लेशन आ गया, हिडन इन्फ्लेशन मतलब इन हिडन इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में रिमेन अनचेंज्ड बट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स, जैसे कि एग्जांपल हिडन इन्फ्लेशन, ये क्या चीज है, जैसे कि आपके लेज का पैकेट, राइट, एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, 10 रुपए के लेज के पैकेट पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, क्वांटिटी कम हो गया है ना, दिखता है क्वांटिटी कम हो गया है। तो ये जो क्वांटिटी कम हो गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में रिमेन अनचेंज, 10 रुपए का प्राइस तो 10 रुपए ही है, लेकिन क्वांटिटी जो है इसमें गिरावट हो गया है, इसमें घाटा।
मतलब डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, क्वांटिटी में। वही चीज को क्या बोला जाएगा, हिडन इन, राइट। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब, क्रीपिंग मतलब थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल पे चल रहा, मतलब बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे इन्फ्लेशन, देन इट विल बी क्रीपिंग और क्रॉलिंग इन्फ्लेशन। क्रॉलिंग मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट ही हुए हैं इन्फ्लेशन, ये आपका जो है 0 to 3% के आसपास चलता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब गैलोप करना मतलब जंप, वो ऐसा इन्फ्लेशन जो कि जंप करता हुआ इंक्रीज हो जाए। दिस इज हायर इन्फ्लेशन विच कैन रीच टेंस और इवन 100% पर ईयर, मतलब गैलोप करना मतलब जंप करके करके बढ़ जाना प्राइस। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, दिस इज द हाईएस्ट इन्फ्लेशन वेयर प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, ऑलरेडी देख चुके हैं। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जहाँ पे वस्तु का दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ जाता है। अब की टेकअवेज ना भी हम लोगों ने, इन्फ्लेशन क्या मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन सिर्फ इतना दिखाते हैं कि कितना प्राइस में चेंज, कितना प्राइस में बढ़ रहा है, घट रहा है। इन्फ्लेशन इज क्लासिफाइड थ्री टाइप्स, ये भी हमने देखा, डिमांड पुल, कॉस्ट, बिल्ट इन, ये 3 टाइप हमने देखे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सेस आर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। इसमें भी कौन से को हम लोग कंसीडर करते हैं, सीपीआई को। आरबीआई किसको लेते हैं, सीपीआई को लेते हैं। दोनों ही कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन आरबीआई के हिसाब से कंसीडरेशन में आते हैं वो कौन आते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी व्यूड पॉजिटिवली और नेगेटिवली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल व्यू पॉइंट एंड रेट ऑफ चेंज। मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो होता है, कभी आपको लग सकता है कि डिफ्लेशन फिर क्यों नहीं, का दाम तो घट गया, वो अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पे जरूरी हो, ठीक है। मॉडरेट लेवल पे मतलब जैसे हमारे आरबीआई होते हैं, तो आरबीआई ने एक इन्फ्लेशन का लिमिट सेट करके रखा है। कितना लिमिट है, एज पर आरबीआई हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन शुड बी 4%, 4% विथ अ टॉलरेंस बैंड ऑफ प्लस माइनस, मतलब 4% से अगर आप 2% ऐड कर दो तो 6%, घटा दो तो 2% to 6% का रेंज, जहाँ पे इन्फ्लेशन अगर रहता है, तो एज पर आरबीआई अगर इन्फ्लेशन का रेट 2 से लेके 6% तक होता है, वो इन्फ्लेशन इकोनॉमी से ज्यादा या उससे कम की इन्फ्लेशन क्या होते हैं, तब ये 6% से बढ़ के 10% या 8% चला गया, तरी यह इकोनॉमी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। अब अगर 1% आ गया, 0% आ गया, मतलब बिल्कुल ही इन्फ्लेशन नहीं है, वो भी इकोनॉमी के इसकी है, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे हिंडर होते हैं, उससे है। अब हम लोग जो है फर्स्ट की तरफ चलेंगे, यानी हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अ सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, क्या हमने अब तक बहुत समझ लिया इन्फ्लेशन के बारे में, तो सस्टेन राइज मैंने पहले ही बताया आपको कि सस्टेन राइज इन प्राइस लेवल इकोनॉमी में होता है, तो क्या बोला जाता है और क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोला जाता है, आप तो देखे थे, है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स शुड, टैक्स रेट क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन जब होता है टैक्स रेट क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन का रीजन क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ जाना इन्फ्लेशन का रिजल्ट हुआ ना, है ना, रीजन हुआ। अब मनी सप्लाई बढ़ जाना जो रीजन हुआ, टैक्स रेट से उसका क्या कनेक्शन है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है तभी जाके इन्फ्लेशन हो रहा है, हमने देखा ये। अगर हम मनी सप्लाई को घटाना चाहते हैं, मतलब इकोनॉमी में हम लोग चाहते हैं कि मनी इतना ना घूमे, लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा ना हो,
तो तब गवर्नमेंट का क्या ज़िम्मेदारी होता है? गवर्नमेंट क्या करते हैं? टैक्स को क्या कर देगा? टैक्स को बढ़ा देगा, यानी फिक्स कर देगा। टैक्स को देखो, आपके इनकम से अगर टैक्स ज़्यादा जा रहा हो, तो आपके पास कम पैसा बच रहा है ना, तो डिमांड क्या आप ज़्यादा कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, कम डिमांड कर पाओगे। कम डिमांड कर पाओगे तो सप्लाई भी एक बैलेंस में बना रहे। तब डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है, तो टैक्स रेट, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होते हैं, टैक्स रेट कैसा होना चाहिए? तो टैक्स रेट शुड, नेक्स्ट, व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी इन्फ्लेशन फेस करता है, व्हाट विल द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डू? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक का रोल क्या रहता है इन्फ्लेशन हैंडल करने में? देखते हैं। पहले बोला गया है कि प्रिंट और नोट्स, ज़्यादा नोट प्रिंट करता है। ऐसा सही है क्या? ज़्यादा नोट प्रिंट करना ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा नोट प्रिंट करेगा तो लोगों के पास और पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा, डिमांड और बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं है। सेट अप मोर एटीएम्स टू हेल्प द पब्लिक, अच्छा ऐसा है क्या? सेट अप मोर एटीएम्स, मोर एटीएम्स होगा तो लोग और ज़्यादा पैसा निकालने लग जाएँगे, लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आ जाएगा, नहीं हो सकता। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग रेट, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रेट कैसे? रिड्यूसिंग रेट थोड़ी, इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस करते हैं, मतलब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप होम लोन लिए हो, तो होम लोन आपको 6% पे मिल रहा था, ठीक है, 6% पे मिल रहा है, तो 6% पे मिल रहा है और होम लोन आपको 7% पे मिल रहा है। कब आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा? मनी सप्लाई कब ज़्यादा होगा आपके पास? जब 6% वाला हो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होते हैं, तो आपको रिपेमेंट भी कम करना पड़ता है ना, लोन वापस करने का जो होता है, जो लोन का आपने 6% पे लिया, तो आपको रिपेमेंट भी तो करना पड़ेगा, पैसा वापस भी तो चुकाना पड़ेगा। वो वापस चुकाने वाला पैसा जो है तब कम होता है, मतलब पैसा आपको कम चुकाना पड़ रहा है, मतलब आपके पास पैसा बच रहा है, क्या हो रहा है? तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, 7% होता है, आपका ज़्यादा पैसा कहाँ पे जा रहा है? बैंक के पास एज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज़ रीपेमेंट जा रहा है। पैसा, मनी सप्लाई आपके पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब इन्फ्लेशन होते हैं, तब सेंट्रल बैंक का क्या रोल होते हैं? सेंट्रल बैंक रेज़ कर देते हैं कॉस्ट ऑफ इन, मतलब कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट को बढ़ाया जाता है, राइजिंग रेट होता है, इंक्रीजिंग रेट, ठीक है? आगे चलो, द डैश रेट मेजर्स राइजिंग प्राइसेस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। ये क्या चीज़ है? इस पे आपको एक ही नया, बाकी सब टर्म तो हम लोग देख चुके हैं, स्टैगफ्लेशन हम देख चुके हैं, डिफ्लेशन हम देख चुके हैं, वेज इन्फ्लेशन मतलब इसी चीज़ को वेल इन्फ्लेशन तो हमने क्या देखा था? गिल्ट इन इन्फ्लेशन देखा था, इसी को वेज प्राइस इन्फ्लेशन, वेज इन्फ्लेशन बोला जाता है। सिर्फ एक नया टर्म आपके सामने आया जो कि क्या है? कोर इन्फ्लेशन। क्या होते हैं कोर इन्फ्लेशन? देखते हैं एक बार। आपके पास एक ऑप्शन होता है क्या? हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक आपके पास होता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है? हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, तो में क्या डिफरेंस है? जब हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको क्या होते हैं इसमें, सिंपल ध्यान रखना है कि ऑल इंक्लूसिव मतलब इसमें सारे ही चीज़ों का प्राइस इंक्लूड हो, चाहे फूड हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे भी चीज़ें हो, का सारे का प्राइस हेडलाइन इन्फ्लेशन है। हेड सबसे ऊपर होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेड जो है सब कुछ बेस करता है किस पे? हेड पे। तो हेड इज ऑल इंक्लूसिव, मतलब हेड पे सारे चीज़ों का दाम जुड़ के हेडलाइन इन्फ्लेशन बनते हैं। जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ बाकी सब चीज़ों का तो ऐड होते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ एक्सक्लूड होते हैं। क्या एक्सक्लूड होते हैं? एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, ये एक्सक्लूड हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, चीज़ों से, सारे चीज़ों से सिर्फ फूड एंड एनर्जी प्राइसेस जो है
ये एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, कंसिडर्ड एज कोर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर विल बी कोर इन्फ्लेशन। तो द क्वेश्चन वाज द डैश रेट मेजर्स राइजिंग प्राइसेस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी, जो कि ऐसा हमने देखा कोर इन्फ्लेशन पे क्या होते हैं, एक्सक्लूड किया जाता है फूड एंड एनर्जी के प्राइस को, वो इन्फ्लेशन। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक, इन्फ्लेशन कवर्ड। आई होप अच्छा लगा, कंसेप्ट आज सीखने को मिला। एंड आपको आगे आने वाले दिनों में और भी ऐसे टॉपिक मिलेगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके अपकमिंग। इसे और प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन तो आप पहले से ही कर रहे थे, थोड़ा सा और प्रिपरेशन को तब करने ऐसे टॉपिक आगे भी। थैंक यू एवरीवन।